आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा हमेशा की तरह बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वट एवर द टाइम इज, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, यादें रेडियो सिलोन की और यादें मेरे दौर की। और जिस उत्साह से आपने मेरी इन दोनों किताबों का स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब नई तकनीकें आ गई हैं, तो मैंने सोचा कि आपने मेरी किताब का स्वागत किया था, पढ़ा उसे, तो अब क्यों ना मैं इन किताबों के जो अध्याय हैं उनको अपनी आवाज में आपके सामने पेश करूं। बस ये आइडिया हमारे छोटे सुपुत्र विनीत ने हमारे कान में डाला और हमारी बेटी पिंकी ने कहा कि डैडी बहुत अच्छा है। बस तो हम तैयार हो गए और इस समय मेरे हाथ में जो किताब है वो है यादें मेरे दौर की। तो इसके पहले अध्याय को मैं पढ़ने जा रहा हूं और जो लोग किताब पढ़ नहीं पाए हैं वो इसे सुनकर या देखकर मजा उठा सकते हैं। मेरी लेखनी और मेरी किताब के ये चंद अध्याय पेश हैं आपकी सेवा में और ये पहला अध्याय है। शीर्षक है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन कैसे बनी। दोस्तों, इसी प्रश्न के उत्तर में छुपा है प्रसारण की आधी सदी का इतिहास। तो आइए जानते हैं प्रसारण के इस युग का लेखा जोखा। विविध भारती 3 अक्टूबर 2022 को 65 वर्ष की होगी और 29 नवंबर 2022 को मैं प्रसारण की दुनिया में 55 वर्ष पूरे करने जा रहा हूं। 55 वर्षों के अपने इस लंबे सफर को जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कई मरहले, कई मंजर, कई आवाजें, कई प्रस्तुतिकरण, कई हस्तियां, कई मील के पत्थर आंखों के सामने कौंधने लगते हैं। भारत में प्रसारण का आरंभ 23 जुलाई 1927 को बंबई के, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, तो बंबई के रेडियो क्लब के एक प्रोग्राम द्वारा हुआ। इसके बाद इसी वर्ष बंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में तत्कालीन सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उन्हें चलाना आरंभ कर दिया। समझ रहे हैं ना आप? तो ये इतिहास है, जानने लायक चीजें हैं। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिससे आप परिचित हैं, और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। 50 के दशक के उत्तरार्ध में आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल्स सभी प्रमुख शहरों में सूचना और मनोरंजन की जरूरत पूरी करने लग गए थे, पर मनोरंजन के सबसे बड़े साधन फिल्मी संगीत पर रोक लगा दी गई थी। वजह थी भारत के तत्कालीन प्रसारण मंत्री डॉक्टर बीवी केसकर की सोच। जी हां, उनके आदेश पर 3.5 मिनट के रिकॉर्डों में सिमटी इच्छाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों, आदर्शों, संघर्षों और हसरतों को जमींदोज कर दिया गया। उनके अनुसार ये सस्ते मनोरंजन के साधन हैं और ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हैं। लेकिन दूर दराज के एक द्वीप श्रीलंका ने इन रिकॉर्डों को बड़े प्यार और दुलार से सहेज कर रखा, संभाल कर रखा। यही नहीं, उनमें इजाफा भी किया और विश्व की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनी होने का मर्तबा भी हासिल किया। है ना विडंबना? भारतीय फिल्म संगीत पैदा कहीं हुआ, परवान कहीं चढ़ा। इसका सबसे बड़ा फायदा रेडियो सिलोन ने उठाया, 30 मार्च 1950 को हिंदी सेवा की शुरुआत करके। उनके फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों ने तहलका मचा दिया। भारतीय श्रोता ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के श्रोता भी चुंबक की तरह रेडियो सिलोन की तरफ खींचने लगे। रेडियो सिलोन की इस लोकप्रियता ने भारतीय उत्पादकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक अंग्रेज डैन मोलिना ने उत्पादकों की नब्ज पकड़ते हुए रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की स्थापना की। इसके जरिए वो एशिया भर के विज्ञापनों को रेडियो सिलोन के लिए बुक करने लगे। एवज में उन्हें मिलने लगा भारी कमीशन और रेडियो सिलोन को करोड़ों का रेवेन्यू।
उस दौर में रेडियो पर विज्ञापन स्टूडियो में उपस्थित उद्घोषक द्वारा ही पढ़कर किए जाते थे। बाद में इसी एजेंसी की उप एजेंसी ने विज्ञापन दाताओं के लिए विज्ञापन ही नहीं, कार्यक्रमों का निर्माण भी आरंभ कर दिया। इन कार्यक्रमों की आधारशिला भी हिंदी फिल्मी गाने ही थे। इस एजेंसी द्वारा निर्मित तत्कालीन कार्यक्रम ओवल्टीन फुलवारी, कोलगेट रंग तरंग, लग सितारों के साथी और बिना का गीतमाला ने सारे एशिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मनमोहन कृष्ण, हमीद सयानी, बलराज जिन्हें आप सुनील दत्त के नाम से जानते हैं, मुरली मनोहर जो अपने जमाने में बहुत बड़े संगीतकार भी थे, और अमीन सयानी जैसे विश्वविख्यात ब्रॉडकास्टर दुनिया को दिए। रेडियो सिलोन के स्थानीय उद्घोषकों जैसे विजय किशोर दुबे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज ने फिल्म संगीत को विभिन्न ढांचों में ढालकर ऐसे लाजवाब प्रोग्राम तैयार किए जो श्रोताओं के दिलों पर आज तक छाए हुए हैं। रेडियो सिलोन पर किसी उत्पाद के विज्ञापन का उसके बिकने की गारंटी बन चुका था। दोस्तों, ये वो दौर था जब मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था रेडियो और फिल्में। इनका युवा पीढ़ी पर इतना ज्यादा प्रभाव था कि हर युवा दिलीप कुमार की तरह फिल्म स्टार या अमीन सयानी की तरह रेडियो स्टार बनना चाहता था। भारत ही के श्रोताओं के दिलो दिमाग पर झंडे गाड़ती पड़ोसी देश की इस लोकप्रियता और कामयाबी ने ऑल इंडिया रेडियो, जो 1956 में आकाशवाणी का नाम धारण कर चुका था, कि दिग्गजों में खलबली मच गई। उन्होंने फिल्म संगीत की अहमियत को पहचाना और अपनी भूल को सुधारने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस विचार को अमली जामा पहनाने के लिए प्रसारण की कद्दावर हस्तियों पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, केशव पंडित के नेतृत्व में रेडियो सिलोन की लोकप्रियता का तोड़ ढूंढने के लिए अनेकानेक बैठकें हुई, विशेषज्ञों की राय ली गई। इन बैठकों के नतीजे के रूप में सामने आई एक बेहद सुंदर परिकल्पना। उसका नाम रखा गया विविध भारती सेवा आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम, जिसमें पांचों ललित कलाओं का समावेश किया गया था: गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्र। 3 अक्टूबर 1957 को इस सेवा की शुरुआत भारत की आर्थिक राजधानी बंबई, अब मुंबई से की गई। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस सेवा का उद्घाटन गीत लिखा, अनिल विश्वास ने उसे संगीत से संवारा और मन्ना डे ने इसे अपनी सुरीली आवाज में निखारा। बोल थे नाच रे मयूरा। इस सेवा के प्रथम उद्घोषक बने शील कुमार। विविध भारती के शुरुआती कार्यक्रम थे फौजी भाइयों के लिए फरमाइशी प्रोग्राम जयमाला और झलकियों व नाटकों के लिए हवा महल। विविध भारती सेवा में पंख तो लग गए, पर उसकी परवाज रेडियो सिलोन की बुलंदियों तक न पहुंच सकी। वजह, फिल्मी गाने और उन पर आधारित प्रोग्राम तो होने लग गए थे, पर विज्ञापन अभी भी वर्जित थे। विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम जो रेडियो सिलोन की कमाई का आधार थे, उनके निर्माण बाहर की एजेंसियों और निर्माताओं से करवाया जाता था। इससे कार्यक्रमों के प्रारूपों और प्रस्तुतिकरण में ताजगी और विविधता रहती थी। इस बात को समझने में विविध भारती को 10 वर्ष लग गए। जी हाँ, 10 वर्ष। तब कहीं जाकर वर्ष 1967 में विविध भारती पर विज्ञापन प्रसारण सेवा का आरंभ हुआ और इसी वर्ष रेडियो सिलोन बना श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इसके पहले उद्घोषकों में मैं यानी आपका ये दोस्त मनोहर महाजन भी शामिल हुआ। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन की पायदान पर तेजी से तब चढ़ी जब इसके कार्यक्रम और प्रसारण में रेडियो सिलोन की तर्ज पर आमूल चूल परिवर्तन किया गया। यही नहीं, रेडियो सिलोन की ही तरह विविध भारती ने भी बाहरी निर्माताओं और एजेंसियों को विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम बनाने के लिए आमंत्रित किया। इनमें बहुत से निर्माता वे शामिल हुए जिन्होंने रेडियो सिलोन को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया था। उनमें सबसे प्रमुख थे भारत में कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के शहंशाह अमीन सयानी। रेडियो सिलोन की बिना का गीतमाला जब रेडियो सिलोन को छोड़कर विविध भारती में सिवा का गीतमाला बनकर आई,
तो देश की सुरीली धड़कन में नगाड़ों की गूंज शामिल हो गई। प्रायोजित कार्यक्रमों और विज्ञापनों की विविध भारती पर जैसे बाढ़ सी आ गई। 7 वर्ष रेडियो सिलोन में कार्य करने के बाद जब मैं 1974 के मध्य में बंबई पहुंचा, यानी मुंबई पहुंचा, तो विविध भारती अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी। मैंने अपना सफर बतौर फ्रीलांसर अपने आदर्श और गुरु अमीन सयानी की छत्रछाया में शुरू किया और विविध भारती को देश की सुरीली धड़कन बनने की यात्रा का न केवल गवाह बल्कि उसका हिस्सा भी बना। शुरुआत मैंने फिल्मों के प्रायोजित कार्यक्रमों से की, कुछ अकेले और कुछ अमीन साहब के साथ युगलबंदी में, जिनमें प्रमुख थे बताऊं ना, अली बाबा 40 चोर जिसके धर्मेंद्र हीरो थे, कसौटी, रजिया सुल्तान, प्रतिज्ञा, कुर्बानी, मैं इंतकाम लूंगा, रोटी कपड़ा और मकान तथा शहंशाह फिल्म शोले। इन सब फिल्मों के रेडियो प्रोग्राम में मैंने भी हिस्सा लिया। इसके बाद मुझे याद आया, आप और हम, पॉलीडोर संगीत धारा जैसे छोटे मोटे साप्ताहिक कार्यक्रम लिखते और बोलते हुए मेरी झोली में वो प्रोग्राम आया जिसने मुझे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई, साथ ही फ्रीलांसर की हैसियत से मुझे पूरी तरह स्थापित कर दिया। ये प्रोग्राम था मोदी के मतवाले राही, जिसको 1979-80 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रायोजित कार्यक्रमों की कैटेगरी में अमेरिकन क्लियो अवार्ड से नवाजा गया। इसमें मुझे प्रमुख किरदार और प्रस्तुतकर्ता के रूप में पुरस्कृत किया गया। कालांतर में हवा महल और मोदी के मतवाले राही विविध भारती के ऐसे 2 प्रोग्राम थे जिनके प्रसारण के दौरान बजने वाले विज्ञापनों की मांग सबसे ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उस स्लॉट को 6 महीने पहले बुक करना पड़ता था। लोकप्रियता की ये चरम सीमा थी। इसके अलावा इंस्पेक्टर ईगल एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थीं। भारतीय संस्कृति और इतिहास को उजागर करते इन कार्यक्रमों को भला कौन भुला सकता है। पत्थर बोलते हैं, कोहिनूर गीत गुंजार, एवरडी के हम सफर, किस्सा तोता मैना और एक धागे के मोती। मनोरंजन की नई परिभाषा लिखते सैरिडॉन के साथी, शालीमार सुपरलेग जोड़ी, बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, सिबा का गीतमाला, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा और विविध भारती पर लगातार 19 वर्ष तक चलने वाला हास्य प्रोग्राम सेंटो जन की महफिल। बिना का गीतमाला के बाद विश्व में सबसे लंबी अवधि तक प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम आपके इस दोस्त मनोहर महाजन द्वारा ही निर्मित और प्रस्तुत होता था। मेरे लिए गर्व की बात है और आप मेरे साथ ही हैं, आपकी भी होगी। रेडियो सिलोन की लोकप्रियता में अपना विनम्र योगदान देने के बाद विविध भारती को देश की सुरीली धड़कन बनाने में मेरे योगदान का सही मूल्यांकन तब हुआ जब विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा ने अपनी सिल्वर जुबली पर सर्वश्रेष्ठ 25 प्रायोजित कार्यक्रमों की घोषणा की। इनमें तकरीबन 9 प्रोग्रामों में मेरा योगदान था। अमीन सयानी, विजय किशोर दुबे, बाल गोविंद श्रीवास्तव, हसन रिजवी, विनोद शर्मा, हमीद सायानी, शील कुमार, मधुप शर्मा, सत्य शर्मा, विजय बहल, प्रदीप शुक्ला, कुसुम कपूर, सईदुल हसन, गोपाल शर्मा, रूपा सांगले, ब्रिज मित्तल, कैलाश गोयल, के बिलमोरिया, आशा शर्मा, जरीना कादर, ब्रिजभूषण, मधुर जी जैसी दिग्गज हस्तियों के योगदान के बिना विविध भारती कभी भी देश की सुरीली धड़कन नहीं बन सकता था। जब हम किसी शानदार इमारत पर नजर डालते हैं तो उसके कंगूरों पर हमारी नजर पहले जाती है, लेकिन उसकी नींव के पत्थरों पर जिस पर वो इमारत खड़ी है हमारा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता। जो दिखता है वही बिकता है कि परिपाटी विविध भारती सेवा पर आज पूरी तरह हावी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी उसकी हर साइट पर विविध भारती के कार्यक्रमों की उपलब्धियों, कार्यक्रम निर्माताओं, प्रस्तुतकर्ताओं का लेखा जोखा, तारीफों के बुलंदे तो मिलते हैं, लेकिन उन हस्तियों का नाम मात्र भी जिक्र नहीं होता जिन्होंने सही मायने में विविध भारती को
देश की सुरीली धड़कन बनाया और विविध भारती की प्रसारण सेवा को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। उषा साराभाई, अशोक आजाद, राम सिंह पवार, मुक्ता चतुर्वेदी, कब्बन मिर्जा, विजय चौधरी, यतेंद्र श्रीवास्तव, रेणु बंसल, मोना ठाकुर, ब्रिजभूषण साहनी, लोकेंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम दारवेकर और गंगा प्रसाद माथुर विविध भारती सेवा के नाम है। वो नाम है जिन्होंने उसे शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक पहुंचाने में अपना खून पसीना एक कर दिया था। पर दुख की बात है जिनका तनिक सा जिक्र भी कहीं नहीं मिलता। यहां मुझे याद आ रहा है आकाशवाणी के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर 2.5 मिनट के उस विज्ञापन के शब्द जिसे तकरीबन 15 दिन तक मेरी आवाज में सभी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। उसकी आवाज सुनेंगे आप? सुनिए। 75 बरस पहले इस देश की ध्वनि तरंगों ने छुआ एक नया आकाश। आकाश से निकली एक वाणी जिसका उद्घोष पहले सिर्फ देवता किया करते थे। देखते ही देखते वो हुई जनवाणी। बह निकली शब्द और संगीत की गंगा। की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले। इस गंगा को केवल भागीरथ ने ही नहीं, हर घर ने समेटा अपने रेडियो सेट में। एफएम की परदादी, शॉर्ट वेव की चाची और मीडियम वेव की नानी, यही तो है आपकी अपनी आकाशवाणी। यहाँ की गीत बाबा, मीठी बोली बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा 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 बाबा। This is All India Radio right from 23rd July 1927 to 23rd July 2002. 75 platinum years of broadcasting. जुलूस, जलसा, आंधी तूफान, कर्फ्यू, दंगा या हो अंधाधुंध बारिश का पानी, सदा समय के साथ चली, कभी न थमी, वो है आकाशवाणी। उपरोक्त शब्दों के अर्थ इस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के युग में क्या बदल चुके हैं? कंटेंट, भाषा, आवाजें, प्रस्तुतिकरण, क्या ये कल की बात बनकर रह गए? आज पर यदि हम नजर डालें तो देखते हैं कि तकनीकी विकास पाकर रेडियो अब एफएम ब्रॉडकास्टिंग में ढल चुका है। उच्च स्तरीय ध्वनि और साफ सुथरे प्रसारण का आलंबन रेडियो को मिल चुका है। नित नए नए रेडियो स्टेशनों में इजाफा हो रहा है, पर क्वालिटी कहीं पीछे छूटी जा रही है और क्वांटिटी अपने चरम पर है। पर एक चीज आज भी नहीं बदली। रेडियो बीते कल का हो या आज का, उसका आधार उसके कार्यक्रमों की धुरी कल भी फिल्म संगीत था और आज भी फिल्म संगीत है। इसके बिना कोई भी धड़कन सुरीली नहीं बन सकती। इसका अनुभव विविध भारती अतीत में कर चुकी है।